नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। हेलो इंडिया, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए करेंगे खबरों की शुरुआत दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां केंद्र सरकार ने बुलाई है आज सर्वदलीय बैठक। तो बजट सत्र से ठीक पहले आज ये बैठक बेहद खास होगी। सुबह 11:30 बजे संसद परिसर में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। 31 जनवरी से शुरू होगा अंतरिम बजट सत्र और बजट से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सुबह 11:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब संसद परिसर में ये बैठक आयोजित होगी। 31 जनवरी से शुरू होगा अंतरिम बजट सत्र, जिससे पहले ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। देखिए, प्रावधान है जब भी बजट होता है या फिर नया सेशन शुरू होता है, सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, जिसका मकसद ये होता है कि तमाम दल इकट्ठा हों, विचार विमर्श किया जाए, सदन और उस वक्त सुचारू रूप से चल पाए। कहीं कोई दिक्कतें हों तो उसको बैठकर उसका समाधान निकाला जाए, और इसी मकसद से ये बैठक बेहद खास हो जाती है। तो सुबह 11:30 बजे का वक्त निर्धारित है जब बजट सत्र से पहले ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इसका आयोजन हमेशा केंद्र सरकार, जो सेंट्रल में रहता है, जो सत्ताधारी पक्ष होता है, इसका आयोजन करता है। और आज ये तमाम दल इनको आमंत्रित किया गया है कि आप आइए, विचार विमर्श करिए, जिससे बजट सत्र अच्छे से चल पाए। तो बजट से पहले सर्वदलीय बैठक ये बुलाई गई है। अंतरिम बजट से पहले केंद्र सरकार ने बैठक बुलाई है। सर्वदलीय बैठक संसदीय कार्य मंत्री करेंगे राजनीतिक। देखिए, राजनीतिक दलों के साथ ये बैठक होने वाली है। अब जरा समझ लीजिए आप, सुबह 11:30 बजे इसका वक्त निर्धारित किया गया, यानी कि संसद का अधिवेशन 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा। इसे याद रख लीजिए। अच्छा, 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ इस अधिवेशन की शुरुआत कर दी जाएगी। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश करेंगी अंतरिम बजट, जो बेहद खास माना जा रहा है। देखिए, 9 फरवरी 2024 को समाप्त हो सकता है अंतरिम बजट सत्र। तो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट सत्र है। बजट सत्र के दौरान कुल 27 बैठकें आयोजित होंगी और पुराने संसद भवन में होगा बजट सत्र का आयोजन। देखिए, हर मायने में बजट सत्र बेहद खास माना जा रहा है। तो बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बेहद खास है। इसका आयोजन किया जाएगा लगभग 11:30 बजे। आपको बता दें, पुराने भवन में इस बजट सत्र का आयोजन किया जाना है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा दिन है। आज पूर्णिया में रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी करेंगे इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। 3 दिन में 4 जिलों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है कांग्रेस की तरफ से। देखिए, पूर्णिया में रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 3 दिन में 4 जिलों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। और इस न्याय यात्रा से, जो कि बिहार में आई है, उसको लेकर तमाम सवाल पहले से ही खड़े हो रहे थे, क्योंकि बिहार में किस तरीके से असमंजसता की स्थिति बनी हुई थी। सत्ता परिवर्तन हुआ, इसी के साथ वापस से नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन थामा, और उसी बीच ये कयास लगाए जा रहे थे तो क्या समर्थन मिलेगा इस न्याय यात्रा में नीतीश कुमार का। और वही तमाम बातें सामने आई, समर्थन नहीं मिला। लेकिन इस बीच उत्साह जो है वो कांग्रेस का देखते ही फिलहाल बन रहा है। पूर्णिया में रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। बिल्कुल, कल ही पश्चिम बंगाल से बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने एंट्री ली है। चलिए, बिहार में राहुल गांधी की न्याय यात्रा क्या है, कुछ समझ लीजिए आप इसे। बिहार में न्याय यात्रा, यानी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ये दूसरा दिन है। आज की बात करते हैं तो आज अररिया से राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू होने वाली है। सुबह 8 बजे से अररिया में ध्वजारोहण के साथ इसका आगाज किया जाएगा। गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। शायद सुबह 8:30 बजे की बात करते हैं, अम्बेडकर चौक से होकर ये यात्रा निकलेगी, यानी कि इसकी शुरुआत तब से की जाएगी। और सुबह 11:30 बजे का समय है जब पूर्णिया में विश्राम करेंगे राहुल गांधी, और उसके बाद ठीक दोपहर 2 बजे के आसपास पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में रैली का आयोजन किया जाएगा। और रैली के बाद पूर्णिया से कटिहार के लिए प्रस्थान
और रात में कटिहार के खेरिया गांव में रात्रि विश्राम करेंगे राहुल गांधी। चलिए, 31 जनवरी को कटिहार से पश्चिम बंगाल के मालदा में प्रवेश करेंगे, यानी ये बिहार के बाद पश्चिम बंगाल चली जाएगी यात्रा। 3 दिन में सीमांचल के 4 जिलों में न्याय यात्रा होनी है, जो कि बेहद खास है। बिल्कुल, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुश्किलों भरी रही है। पश्चिम बंगाल से यात्रा बिहार में एंटर लेती है। पश्चिम बंगाल में भी काफी मुश्किलों का सामना भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने किया। उससे पहले अगर असम का जिक्र किया जाए तो असम में भी बेहद ही मुश्किलों का सामना किया गया है। असम में केस भी दर्ज हुआ। उसके बाद जब पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो ममता बनर्जी की तरफ से ये बयान सामने आना कि लोकसभा चुनाव वो अकेले लड़ेंगी, इसे लेकर भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर खासा असर पड़ा। इधर सहकारी विभाग का कंप्यूटरीकरण किया जाना है। जी हां, कंप्यूटरीकरण परियोजना का आज से शुभारंभ होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह इसका शुभारंभ करेंगे। सहकारी समितियों की कंप्यूटरीकरण परियोजना की शुरुआत तो अमित शाह शुरुआत करेंगे। सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, जो इस परियोजना का शुभारंभ करेंगे। चलिए, अब इस योजना के जरिए हम आपको ये भी समझाएंगे क्या कुछ लाभ हो जाएगा सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण से। जो परियोजना है जिसमें कृषि हो गया, ग्रामीण हो गया, ग्रामीण विकास बैंक हो गए, सहकारी समितियां हो गई, उनके कंप्यूटरीकरण परियोजना का शुभारंभ हुआ। यानी कि सारे जो कामकाज हैं वह पेपर नहीं होंगे, वो पेपरलेस होंगे। कंप्यूटर के जरिए उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा और कंप्यूटर के थ्रू ही तमाम कामों को किया जाने की योजना है। सभी राज्यों के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ऑफिस की कंप्यूटरीकरण परियोजना का ये शुभारंभ बेहद खास माना जा रहा है। बिल्कुल, और जब से सत्ता में बीजेपी आई है, बीजेपी का लक्ष्य यही रहा है कि ज्यादातर डिजिटली हम लोगों से जुड़ने की कोशिश करें, पेपरलेस चीजें अब हो। कई राज्यों में जब बजट भी पेश किया जाता है तो उसे भी पेपरलेस कर दिया गया है। चलिए, सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण परियोजना का उद्देश्य क्या है यह समझ लीजिए। कृषि ग्रामीण विकास बैंक हो गए, सहकारी समितियां हो गई, उनके कंप्यूटरीकरण परियोजना का ये शुभारंभ होगा। यानी कि सभी राज्यों की सहकारी समितियों के जो रजिस्ट्रार ऑफिस के कंप्यूटरीकरण परियोजना का काम करेंगे, इसका आज शुभारंभ किया जाएगा। अमित शाह इसका शुभारंभ करेंगे। बिल्कुल, और सहकार से समृद्धि योजना के तहत कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह शुभारंभ करेंगे। सहकारी इकोसिस्टम को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर आधुनिकीकरण का लक्ष्य है, जो उसे पूरा करने की कोशिश की जाएगी। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ARDB की 1851 इकाइयां कंप्यूटरीकृत होंगी और उन्हें एक कॉमन नेशनल सॉफ्टवेयर के जरिए से जोड़ा जाएगा। ये भी कोशिश की जाएगी। देखिए, नाबार्ड से जोड़ दिया जाएगा और RCS ऑफिस में बेहतर दक्षता, जिसमें पारदर्शिता और नेशनल डेटाबेस के साथ जुड़ा बेहद खास माना जा रहा है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। नितिन गडकरी का आज जबलपुर का दौरा है। मध्य प्रदेश को 2367 करोड़ की सौगात देंगे। 9 योजनाओं को दिखाएंगे हरी झंडी नितिन गडकरी। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश को 2367 करोड़ की सौगात भी आज नितिन गडकरी देंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2367 करोड़ की योजनाओं की सौगात आज दी जाएगी। इसी के अलावा वेटनरी कॉलेज मैदान में समारोह का आयोजन MP के CM इस बीच मौजूद होंगे। मोहन यादव मौजूद होंगे। तमाम केंद्रीय मंत्री भी इसमें शिरकत करने जा रहे हैं। तो आज मध्य प्रदेश को केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बड़ी सौगात से नवाजेंगे। नितिन गडकरी 2367 करोड़ रुपए की 9 योजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। वेटनरी कॉलेज मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही कई केंद्रीय मंत्री और अन्य मंत्री भी कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगे। तो नितिन गडकरी आज जबलपुर पहुंचेंगे और इस दौरान मध्य प्रदेश को कई परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं।
हरी झंडी आज नितिन गडकरी दिखाएंगे। भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर के बीते कई दिनों से तैयारियां जबलपुर में चल रही है। साथ ही आपको बता दें कि जब नितिन गडकरी जबलपुर पहुंचेंगे उस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। तो इन योजनाओं से मध्य प्रदेश की जनता को भविष्य में काफी ज्यादा फायदा होगा। देखिए, नितिन गडकरी की कार्यशैली भी कुछ ऐसी है कि वह ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में वर्ल्ड क्लास लेवल की सड़कें हों। तमाम योजनाओं पर आज हरी झंडी भी दिखाने वाले हैं। चलिए, इस बीच बता दें आपको, तेजस्वी यादव को आज ईडी का बुलावा है। पटना ऑफिस में पूछताछ के लिए ईडी ने तलब किया है। कल लालू यादव से 9 घंटे तक पूछताछ की गई थी। लैंड फॉर जॉब मामले में लगातार लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीते दिन लालू यादव से पूछताछ और आज एक बार फिर से तेजस्वी यादव को बुलाया गया है। देखिए, लालू यादव से 9 घंटे पूछताछ हुई थी लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले को लेकर के। इसी के साथ आपको बता दें, जब लालू यादव से पूछताछ चल रही थी तो लालू यादव की बेटी का ट्वीट भी आया था। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके ईडी पर और सरकार पर निशाना भी साधा था। और आज तेजस्वी यादव को पटना ऑफिस से बुलावा आया है। आज यानी कि तेजस्वी यादव से भी पूछताछ होगी। देखिए, बड़ा दिलचस्प है ये, क्योंकि यहाँ पर आरजेडी का साफ तौर पर कहना है कि जब नीतीश बाबू अपने आरजेडी का दामन छोड़ा था, बीजेपी का दामन थामा, ठीक उसके दूसरे ही दिन ईडी वापस से लालू प्रसाद यादव के घर पहुंच गई। शिकंजा एक बार फिर से कस गया। हालांकि कल जो ट्वीट सामने आए थे मीसा भारती के, भी साफ तौर पे कहती नजर आई थी। तमाम ट्वीट उनकी और लड़कियों ने भी किए थे, बेटियों ने किए थे। कहा था यदि उनके पिता को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी ईडी की होगी, इसकी जिम्मेदारी जेडीयू की होगी। क्योंकि उनके पिता की तबीयत नासाज है, वह दवाई खाते हैं, बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज खोली जाएगी फिल्म सिटी के लिए टेक्निकल बिड के लिए 4 कंपनियों ने क्वालिफाई किया है। चारों कंपनियों ने दिया था बिड के लिए प्रेजेंटेशन। तो यमुना अथॉरिटी में खोली जाएगी फाइनेंशियल बिड और बिड के बाद तय होगा कि कंपनी की क्या जिम्मेदारी होनी है। तो 4 कंपनियों ने बकायदा इसके लिए प्रेजेंटेशन भेजा था, लेकिन बिड किसके पाले में जाएगी ये देखना होगा। यमुना अथॉरिटी में ये बिड को खोला जाना है, फाइनेंशियल बिड होगी और बिड के जरिए ही जिम्मेदारियों को तय किया जाएगा तमाम कंपनियों को। आखिरकार कि किस कंपनी को क्या जिम्मेदारी मिलनी है, बिड के बाद ही ये तय होगा। बिड के लिए 4 कंपनियों ने क्वालिफाई किया है। और आपको बता दें कि चारों कंपनियों ने बिड के लिए प्रेजेंटेशन दिया था और अपनी तरफ से बेहतर प्रेजेंटेशन देने की कोशिश हर कंपनी की तरफ से की गई थी। इधर लखनऊ में यूपी का सबसे बड़ा रोजगार मेला लगेगा। बेरोजगार लोगों को रोजगार देना प्राथमिकता होगी। आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाना ये बड़ा उद्देश्य भी रहेगा। सूचना विभाग ने जानकारी दी है कि संकल्प पत्र में भी युवाओं के रोजगार पर जोर दिया जाए। यानी कि आज लखनऊ में यूपी का सबसे बड़ा रोजगार मेला लगेगा। दावा ये किया जा रहा है कि ये प्रदेश का सबसे बड़ा रोजगार मेला है। सूचना विभाग की तरफ से जानकारी भी मिली है कि बेरोजगार लोगों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाना और हर हाथ को काम सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, बेरोजगार लोगों को प्राथमिकता देना ये मकसद, आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाना उद्देश्य। इधर सूचना विभाग ने इस बाबत जानकारी को साझा किया है। संकल्प पत्र में भी युवाओं के रोजगार पर जोर दिया गया था और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूपी का सबसे बड़ा रोजगार मेला आज लगेगा। तो सूचना विभाग ने जानकारी साझा की। संकल्प पत्र में युवाओं को रोजगार पर जोर दिया गया, यानी कि आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रोजगार मेला लगने जा रहा है। दावा कई किया जा रहा है कि प्रदेश का ये सबसे बड़ा रोजगार मेला होगा, चूंकि सूचना विभाग ने इस बाबत जानकारी को साझा भी किया गया है। देखिए, जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार के सुअवसर मिलेंगे, स्वरोजगार से उनको जोड़ा जाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाना और हर हाथ को काम, ये सरकार की मंशा है, सरकार की प्राथमिकता में शामिल है।
तो वहीं सरकार के संकल्प पत्र में भी युवाओं के रोजगार पर विशेष बल दिया गया था। जब संकल्प पत्र जारी किया गया था उसमें रोजगार को लेकर के बात की गई। और इस बीच राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने की राज्यसभा चुनाव की घोषणा। 27 फरवरी को 15 राज्यों के लिए होंगे चुनाव। 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है। देखिए, मतदान सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक होगा। उत्तर प्रदेश में तो पता 27 जनवरी को 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा है। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई सौर ऊर्जा नीति को जारी किया है। कहा कि दिल्ली सरकार ने नई सौर ऊर्जा नीति 2024 जारी कर दी है। अब तक 2016 की नीति लागू थी। ये देश की सबसे प्रगतिशील नीति थी। दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त, 400 तक आधी यूनिट और उससे ऊपर का पूरा बिल वसूला जाता है। लेकिन नई सोलर नीति के अंदर जो लोग अपनी छत पर सोलर पैनल लगाएंगे उनका बिजली बिल शून्य होगा, चाहे वो कितनी भी यूनिट बिजली का उपभोग करे। इससे आप हर महीने 700 से 900 रुपए कमा सकते हैं। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल का नया ऐलान है, नई नीति है। नई नीति के अंदर लोग छत पर सोलर पैनल लगाएं, जिससे उनका बिजली बिल शून्य हो जाएगा। जब हमारी सरकार बनी थी 2015 में, उसके 1 साल बाद 2016 में हम लोगों ने सोलर पॉलिसी जारी की थी। उसका नाम था सोलर पॉलिसी 2016। उस वक्त से, तब से लेके आज तक ये सोलर पॉलिसी जो 2016 में हमने पास की थी, इसे पूरे देश में सभी राज्यों को मिला के सबसे प्रोग्रेसिव सोलर पॉलिसी माना गया। और एक तरह से इसने दिल्ली के अंदर सोलर पावर की बुनियाद रखी। सोलर पॉलिसी 2016 के तहत रूफटॉप्स के ऊपर जो इंडिविजुअल लोगों ने अपने अपने घरों के ऊपर सोलर पैनल लगवाए, उससे लगभग 250 मेगावाट क्षमता इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तैयार हुई है। 250 मेगावाट के सोलर पैनल लोगों ने लगवाए अपने अपने घरों के ऊपर। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एमसीडी में स्थायी समिति के गठन को लेकर के बीजेपी के पार्षदों ने सदन के अंदर विरोध प्रदर्शन किया है। इसको लेकर मेयर शैली ओबरॉय ने सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया है। उन्होंने मांग की है कि जब तक स्थायी समिति का गठन ठीक से और कानूनी रूप से नहीं हो जाता है, तब तक एमसीडी की बैठकों में स्थायी समिति के कामों को निगम द्वारा संचालित करने की अनुमति दी जाए। तो फिलहाल आपको बता दें, मेयर शैली ओबरॉय ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। जी हाँ, जरा जान लीजिए क्या कुछ हुआ है। क्योंकि दिल्ली एमसीडी में स्थायी समिति के गठन को लेकर बीजेपी के तमाम जो पार्षद हैं वो सदन के भीतर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कहा था कि जो समिति तैयार की जाए वो स्थायी हो, क्योंकि अभी इस वक्त अस्थायी समिति चल रही है। इसी को लेकर शैली ओबरॉय ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इधर मूल काशी विश्वनाथ की परिक्रमा के लिए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पुलिस ने रोक लिया है। शंकराचार्य जैसे ही निकले, पुलिस ने उन्हें पिछले गेट पर ही रोक लिया। धारा 144 का हवाला देकर पुलिस ने ये कहा कि उन्हें परिक्रमा के लिए जाने की अनुमति नहीं है। स्वामी ने पुलिस से पूछा, जब नमाज पर रोक नहीं तो मुझे क्यों रोका जा रहा है? ठीक है ना, तो वो जो बात वो कह रहे हैं उसको कोर्ट में कहेंगे। कोर्ट में उनको भी कहने का मौका है, हमको भी कहने का मौका है। अखबार में कहने से ना तो वो मूर्ति उनकी जैसी हो जाएगी, ना तो हमारे जैसी हो जाएगी।
एएसआई की रिपोर्ट आई है, विशेषज्ञों ने जांच की है, जांच करके फोटो किए हैं, उसका विवरण अंकित किया है और वो रिपोर्ट जो 1000 पन्ने के लगभग की है वो वहाँ पर प्रस्तुत की गई है। तो न्यायालय में उसका निर्णय होगा। उसमें अगर किराएदारों की मूर्ति होगी वो भी तय हो जाएगा, अगर वो हमारी परंपरा की मूर्ति होगी वो भी तय हो जाएगा। उसमें क्या दिक्कत है? हम तो जो अभी प्रसंग है वो प्रसंग ये है कि हमारा वो जो भगवान का मंदिर, ज्ञानवापी मंदिर, उस मंदिर की परिक्रमा चार दीवारी के बाहर से हम परंपरा से करते चले आए हैं। उसी परंपरा को करने के लिए हम जा रहे हैं। और आपको हम बताना चाहेंगे कि ये पहली बार हम नहीं, शंकराचार्य के रूप में तो पहली बार होगा, लेकिन इसके पहले जाने कितनी बार हम वहाँ जा चुके हैं और परिक्रमा कर चुके हैं। हम जब वहाँ जाते थे हम परिक्रमा। चलिए, शंकराचार्य वही अभिमुक्तेश्वरानंद जिन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो प्राण प्रतिष्ठा की जा रही बहुत जल्दबाजी में की गई, जो कि भवन अभी तैयार नहीं है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौटेंगे। नमस्कार।